हाँ जी, कक्षा 10 के लिए अपने चल रहा था वीडियो और पाठ चल रहा था अपना तीसरा आनुवंशिकी, ठीक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। आनुवंशिकी का वीडियो बनाया था, तीसरे पाठ की शुरुआत की थी और मैंने आपको बताए थे मेंडल के बारे में और कुछ टर्म्स थी, वो टर्म आपको याद करनी थी और मैंने कहा था कि वो टर्म आगे काम आएगी, ठीक है। आज अपने जब बात आती है आनुवंशिकी की तो उसके अंदर पढ़ा जाता है मेंडलवाद को। किसको पढ़ा जाता है बच्चों? मेंडलवाद, मेंडलिज्म, ठीक है, मेंडलिज्म। अब ये मेंडलवाद क्या है, मैंने आपको बताया था कि 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने मेंडल के मरने के बाद में और मेंडल ने जो अपने प्रयोग थे वो उनका जो प्रकाशन करने के बाद में सन 1900 के अंदर जा कर के 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकी के नियम बताए, आनुवंशिकी के नियम बताए और इन नियमों को मेंडल के मान और समान, क्योंकि ये बातें मेंडल पहले बता चुका था, तो फिर उसको किसके रूप में नाम दिया? मेंडलवाद के रूप में जाना गया। और जब बात आती है आनुवंशिकी के ये जो नियम है तो ये नियम भी कितने हैं? 3 नियम हैं, ठीक है ना। मेंडलवाद के अंदर अपने आनुवंशिकी के यानी मेंडलिज्म या मेंडल के आनुवंशिकी के 3 नियम पढ़ते हैं। पूछ ले कि मेंडल की आनुवंशिकी के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं, ठीक है, जिसमें पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। सबसे पहले आपको क्या है, इन नियमों को याद रखना है। सबसे पहला नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम। सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम। उसके बाद देखो, प्रभाविता मैंने आपको बताए थे ना, प्रभावी और अप्रभावी कारक वाला जो टर्म आपने याद किया, वहाँ से ये नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम। उसके बाद में दूसरा जो नियम आता है वो आता है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसी पृथक्करण के नियम को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये ध्यान देना है। पहला नियम प्रभाविता का नियम, उसके बाद में दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा जो नियम है उसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम है। अब देखो, 3 जो नियम है उसमें एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं अपने। सबसे पहला जो नियम पढ़ते हैं वो है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। मैंने आपको बताया था कि मटर के पादप में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो आपको 7 जोड़ी पहले विपर्यासी लक्षण याद होना चाहिए, उसमें प्रभावी कौन सा है, प्रभावी कौन सा है, वो याद होना चाहिए। प्रभाविता का नियम, देखो प्रश्न कैसे आएगा। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि प्रभाविता का नियम क्या है या प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं या मेंडल ने प्रभाविता के नियम में क्या बताया, वो बात याद करनी है, ठीक है। दूसरा फिर इसमें क्या आता है, एक उदाहरण के द्वारा प्रभाविता के नियम को समझाइए। अब उदाहरण वो प्रश्न में बोर्ड परीक्षा में आपको दे सकता है या अगर सीधे दे दे तो आपकी किताब में जो दे रखा है वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, इस बात को समझने के लिए पहले एक उदाहरण ही समझते हैं अपने, फिर आपको मैं बताऊंगा कि क्या होगा। देखो, एक उदाहरण क्या लेते हैं, पादप की ऊंचाई का लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? पादप की ऊंचाई का एक उदाहरण लेंगे अपने, ठीक है। अब पादप की ऊंचाई के मैंने आपको 2 बातें बताई थी, एक इसका प्रभावी कारक है और एक इसका क्या होगा, अप्रभावी कारक होगा कि नहीं होगा, आपने सीखा होगा। प्रभावी कारक को बड़े टी से दर्शाएंगे और अप्रभावी कारक को किससे दर्शाएंगे, छोटे टी से दर्शाएंगे। प्रभावी कारक का मतलब आपने टर्म याद की होगी कि वो अप्रभावी पर प्रभावी होता है, यानी जब प्रभावी कारक साथ में होगा तो अप्रभावी का लक्षण नहीं होगा। अब प्रभावी में क्या होगा, लंबा पादप होगा, प्रभावी में क्या होगा, लंबा होगा, और अप्रभावी में क्या होगा, यहाँ बोना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब बड़ा टी साथ में रहेगा छोटे टी का कोई प्रभाव नहीं आएगा, छोटे टी का कोई प्रभाव नहीं आएगा, केवल बड़े का ही होगा, ठीक है ना। छोटा टी कब आएगा, जब दोनों छोटे हों तो ही क्या होंगे, ठीक है ना। अरे जी हाँ, 2 छोटा बच्चा खेलने लग रहे तो वे छोटा छोटा एकला आपकी मर्जियों कद खेलेगा जब वे दोनों ही छोटा होगा। अगर नज़दीक में कोई एक बड़ा है तो बोलो प्रभाव किसका आएगा, ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ेगा या आएगा, ठीक है ना। बुढ़ोड़ो को भाई तरीकों काम चल है वो, ठीक है। तो ये ध्यान देना है
अब अपने ये समझ में आ गई बात कि प्रभावी बड़ा टी और अप्रभावी क्या होता है, छोटा टी होता है। अब देखो इसको प्रभाविता के नियम को समझने के लिए आपको क्या करना है, कैसे देखते हैं। मेंडल ने क्या किया कि शुद्ध जनक पादप लिए बड़ा टी वाला ये, ठीक है ना, और एक दूसरा दिया शुद्ध जनक छोटा टी, ठीक है। इसको लिखते हैं पी या पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है ना, पी पैतृक पीढ़ी। अब देखो ये क्या है, शुद्ध लंबा पादप है। क्या है ये, शुद्ध लंबा पादप है। अब शुद्ध हो रहा है, शुद्ध का मतलब यहाँ ये है कि ये समयुग्मजीय अवस्था में, और इससे केवल बड़े टी वाले ही युग्मक बनेंगे। ऐसे ये शुद्ध बोना पादप अर्थात ये समयुग्मजीय अवस्था में है, और इससे लगातार क्या होंगे, बड़ा टी छोटा टी जैसे युग्मक बनेंगे, ठीक है ना। तो शुद्ध लंबा पादप और शुद्ध बोना पादप दोनों समयुग्मजीय अवस्था में, ध्यान देना। अब ये शुद्ध लंबापन है, ये प्रभावी लक्षण है, और ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। आपने पता है टेबल में देखा होगा कि पादप की ऊंचाई में लंबेपन का कारक बोनापन के कारक पर क्या है, प्रभावी। अब वो कैसे है, पहले यहाँ लिखेंगे आप पी या पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन, पैतृक पीढ़ी, या यूँ कह सकते हैं ये क्या है, जनक पादप है। क्या है बच्चों, ये जनक पादप है, जो भी लिखें आप, क्या है ये, जनक पादप है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जनक पादप अपने लेंगे तो इसमें ये ध्यान देने योग्य बात आपको ये याद रखना है कि जनक पादप है कैसे क्या करेगा। जनक पादप है, देखो अब इसमें क्या होगा, युग्मक बनेंगे, यानी यहाँ प्रक्रिया चलेगी युग्मक निर्माण की, यानी इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, शुद्ध जनक और शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादप के जब क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो सबसे पहले यहाँ युग्मक बने। देखो इससे दो युग्मक बनेंगे, एक बड़ा टी और दूसरा भी क्या बनेगा, बड़ा टी, क्योंकि ये समयुग्मजी मतलब समान युग्मक बनेगा, ये भी समयुग्मजी है, यहाँ भी युग्मक बनेंगे बड़ा टी और बड़ा टी, तो ये बन जाएंगे युग्मक। अब एक पादप नर है, एक पादप मादा है, तो मादा वाले पादप से यानी जिसमें स्त्री केसर लिया उसका तो मादा युग्मक बन जाएगा, जिसका पुंकेसर है उसमें नर युग्मक बन जाएगा। हालांकि रेसिप्रोकल क्रॉस में मेंडल की आनुवंशिकी इस बात से प्रभावित नहीं होती है। अब इसमें क्या होगा, ये युग्मक बन गया, युग्मक में क्या होगा, निषेचन होगा, निषेचन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, ठीक है ना। आप ध्यान दें यहाँ आप दोनों लिख सकते हैं, और या आप एक एक लिख करके भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, परिणाम एक जैसे आएंगे, ठीक है ना। अब मान लेते हैं अपने यहाँ एक बार एक लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, इधर से बड़ा और इधर से छोटा। अब दोनों युग्मक मिल जाएंगे, दोनों युग्मक जब मिलेंगे एक से, तो ये प्रभावी कारक आ रहा है और एक से क्या आ रहा है, ये अप्रभावी कारक आ रहा है। एक से प्रभावी कारक लंबेपन का और इधर से अप्रभावी कारक बोनेपन का। अब ये युग्मनज बना, और अब इस युग्मनज के विकास से जब नए पौधे बने और जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उस पीढ़ी को क्या कहते हैं, अपने F1 पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी जब प्राप्त की तो देखो मेंडल ने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में सभी पादप लंबे प्राप्त हुए, मेंडल को सभी पादप लंबे प्राप्त हुए, सभी पादप क्या हुए बच्चों, लंबे प्राप्त हुए, कब है, F1 पीढ़ी में। अब बात आती है कि मेंडल ने देखो दो जनक पादप लिए, दोनों ही क्या है बोलो, या क्रॉस का निशान संकरण, दोनों ही क्या है, शुद्ध, यानी ये लंबे वाला पादप पर ये क्या है, बोनेपन का। अगर आधे लंबे और आधे बोने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, या यूं कह सकते हैं कि लंबा और बोना मिक्स हुआ तो न तो पौधा लंबा प्राप्त हुआ न बोना प्राप्त हुआ, बीज का हो गया। ऐसी अगर कोई बात होती तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी मेंडल को। लेकिन यहाँ तो मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे पादप क्या हो जाते हैं बच्चों, लंबे प्राप्त हुए। अब यहाँ लंबे पादप ही क्यों प्राप्त हुए, इस बात को समझाने के लिए मेंडल ने किस नियम का उपयोग किया था, पहले नियम का अर्थात प्रभाविता के नियम का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, प्रभाविता के नियम का उपयोग अर्थात प्रथम नियम का उपयोग किया था। और वो क्या समझाया मेंडल ने, अब सुनो ध्यान से, कि जब दो शुद्ध जनक पादप, एक प्रभावी और एक अप्रभावी, दो शुद्ध जनक पादपों के बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। दोबारा सुने, जब दो शुद्ध यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी, यानी प्रभावी शुद्ध और अप्रभावी शुद्ध जनक के बीच क्रॉस कराने पर अर्थात संकरण कराने पर
प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी प्रभाविता के नियम से क्या हुआ कि केवल ये लंबे पादप ही प्राप्त होते हैं, बौने पादप प्राप्त नहीं होते। इस बात को मेंडल ने क्या समझाया था? प्रभाविता के नियम से समझाया था। ओके, अब आपको जब ये प्रश्न आए कि प्रभाविता नियम किसे कहते हैं, इसको एक उदाहरण द्वारा समझाइए, तो पहले आप देखो कहाँ से शुरू करेंगे। पहले हेडिंग लिखेंगे प्रभाविता का नियम, फिर कैसे शुरू करना है वो देखो। क्या करोगे कि मेंडल ने शुद्ध प्रभावी और अशुद्ध अप्रभावी, यहाँ लंबा और बौना है, कुछ भी ले सकता है वो, बीज के रंग का, फली के रंग का, पुष्प के रंग का, पुष्प की स्थिति का, फली पिचकी हुई या फली फूली हुई, कैसे भी दे सकता है वो आपको, ठीक है ना। क्रॉस कराने पर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सारे पादप लंबे प्राप्त हुए। इतनी 2-3 लाइनें लिख करके फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, आरेखीय चित्र, ठीक है ना। ऐसे ही बनाना है। ये पैतृक पीढ़ी, ये युग्मक और ये F1 पीढ़ी, और यहाँ लिखेंगे सभी पादप लंबे। हालांकि ये सभी पादप कैसे लंबे हैं, बाद में जब इसकी जीनोटाइप देखी मेंडल ने तो वो अशुद्ध लंबे थे, अर्थात एक प्रभावी कारक और दूसरा क्या है? अप्रभावी कारक है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये लिख करके अब इसमें लिखेंगे आप कि इस प्रकार इस आरेखीय चित्र से स्पष्ट है कि दो शुद्ध यानी प्रभावी और अप्रभावी जनक के बीच क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसलिए प्रथम पीढ़ी में सारे पादप लंबे प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि लंबेपन का कारक बौनेपन के कारक पर प्रभावी। लंबेपन का कारक क्या है? बौनेपन के कारक पर प्रभावी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको वो कुछ भी दे दे, जैसे बीज की गोल आकृति के लिए बड़ा आर, बीज की झुर्रीदार आकृति के लिए छोटा आर, ठीक है ना। बीज के पीले रंग के लिए बड़ा वाई, हरे रंग के लिए छोटा वाई, ऐसा कुछ भी वो दे दे आपको, ठीक है ना। तो वो ये अगर ये अक्षर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जब प्रश्न पेपर में आएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो सारे पादप लंबे प्राप्त हुए, और कौन सा नियम? प्रभाविता के नियम। एक तो ये याद रखना है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अब कोई रीट की तैयारी कर रहे हैं या और जैसे, इसमें एक ये ध्यान रखना है कि ये जो पहला नियम है ना, वो एक संकर संकरण, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, यानी ये सभी संकरण पर लागू होता है। यानी F1 पीढ़ी में सारे लक्षण है प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही प्राप्त होते हैं, और ये नियम जो है ना वो सभी पर लागू होगा, चाहे वो एक संकर संकरण हो, चाहे वो बहुसंकर संकरण हो, ये ध्यान देना है। तो F1 पीढ़ी में ये सारे पादप प्राप्त हुए। ये जी आपका पहला नियम, प्रभाविता का नियम। ये आरेख बनाओ। अब देखो अपने मेंडल का सेकंड नियम पढ़ते, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, या इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। दूसरा नियम, अब दूसरा नियम जो है वो भी एक संकरण संकरण पर लागू होगा, द्विसंकरण संकरण पर, ठीक है ना। लेकिन जो तीसरा नियम होगा वो आगे हम पढ़ेंगे, वो केवल द्विसंकरण संकरण से ही समझा सकते हैं, अपने एक संकरण संकरण से उसको नहीं समझा सकते। अब पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम समझने के लिए पहले दोबारा इसको डिटेल से समझो, वहीं से चलेंगे अपने वो आउटर जो डायग्राम है, आरेखीय चित्र है, वो वहीं से बनेगा। वही बात सबसे पहले अपने लेते हैं एक शुद्ध लंबा जनक पादप लेते हैं, और इसका क्रॉस कराते हैं अपने शुद्ध बौने जनक के साथ में कराते हैं। किसके साथ में? शुद्ध बौने जनक के साथ में कराते हैं, और वो यहाँ पर पी पेरेंटल जनरेशन या पैतृक पीढ़ी, माता पिता जनक पादप जो है बोलेंगे। जब इसमें क्रॉस होगा तो वही बात, यहाँ बड़ा टी और यहाँ क्या बनेगा? छोटा टी, और इनमें निषेचन से ये बड़ा टी और ये छोटा टी, और यहाँ कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी बच्चों? आपकी F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। क्या हो जाएगी? F2 पीढ़ी प्राप्त, F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ अपने क्या लिखेंगे? सभी पादप अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, और इस अशुद्ध लंबे कौन से नियम से होते हैं भाई? ये होते हैं प्रभाविता के नियम से। किससे होते हैं? प्रभाविता के नियम से। अब इसको समझने के लिए इसको F2 पीढ़ी तक मेंडल ने जब अध्ययन किया, तो F1 पीढ़ी के पादपों में मेंडल ने कराया 100 परागण,
क्या कराया? स्वपरागण। अब ये स्वपरागण पर परागण आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं वो स्वपरागण, और जब एक पुष्प के जो परागकण है वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो कहलाता है परपरागण। अब मेंडल ने दोनों काम में लिए थे, यहाँ स्वपरागण भी कराया और स्वपरागण मटर के पौधे में आसानी से हो जाता है क्योंकि इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं और बड़े पुष्प होते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। और परपरागण में भी क्या फायदा? मेंडल ने विपूषण प्रक्रिया अपनाता था। मेंडल की जो प्रक्रिया होती थी वो होती थी विपूषण एंड थैलीकरण, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक यूज़ करते थे। मेंडल क्या करते थे कि जो पुष्प होता है ना, ये वर्तिकाग्र है और ये यहाँ पुंकेसर है, तो पुंकेसर को हटा देता था वो कैंची से काट के, और फिर इसको पूरे को थैली से ढक देता ताकि अनावश्यक कोई परागकण वहाँ पर ना आ सके। तो अपनी मर्जी से स्वपरागण परपरागण मेंडल ने करवाया था, ठीक है। तो अब स्वपरागण कराया, तो स्वपरागण करा के जब बीज प्राप्त करके F2PD प्राप्त की, तो देखो यहाँ क्या होगा, दो पादप लेंगे, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, यानी दो पादप ले रहे हैं तो जब युग्मक बनेंगे तो एक बड़ा टी अलग और एक छोटा टी अलग। ऐसे एक दूसरा पादप हो रहा है जिससे एक बड़ा टी और एक छोटा टी। मान लेते हैं ये अपने नर युग्मक लेते हैं और मान लेते हैं ये क्या है? मादा युग्मक है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इन पादपों के बीच में मेंडल ने इन दोनों पादपों, यानी ये देखो ये F1PD है, F1PD के दो पादपों के बीच में यानी उनके बीच में क्या कराया? स्वपरागण कराया, ठीक है। स्वपरागण करा करके F2PD प्राप्त की। यहाँ पर PD कौन सी होगी बच्चों? F2PD होगी, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। कौन सी PD होगी? F2PD। तो देखो दो पादप होंगे ना संकरण में, एक नर होगा और एक क्या होगा? मादा होगा। जैसे अपने ये मादा युग्मक है, बड़ा टी और छोटा टी, इधर बड़ा टी और छोटा टी। अब इसका निषेचन इसके साथ में होगा तो यहाँ बड़ा, यहाँ भी बड़ा, यहाँ बड़ा और यहाँ से क्या लेंगे? छोटा। पहले देखो बड़ा ही लिखना है आपको, जब प्रभावी साथ में है तो पहले बड़ा कारक लिखना है। यहाँ बड़ा है, इधर से पहले छोटा बड़ा लेंगे फिर छोटा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? छोटे। तो देखो F2PD ऐसी प्राप्त हुई मेंडल को। अब देखो ये बड़ा टी, बड़ा छोटा, फिर बड़ा, ये छोटा, फिर दोनों छोटे, ठीक है ना। चार पादपों की बात करेंगे अपने इसमें। तो यहाँ देखो पृथक्करण का क्या होता है? पृथक्करण का मतलब क्या हुआ? इस बात को देखो आप। मेंडल ने देखा कि जब F1PD के पादपों में स्वपरागण करा करके F2PD प्राप्त की तो F2PD में दोबारा से उसको लंबे और बौने दोनों प्रकार के पादप प्राप्त हुए, जबकि F1PD में सारे पादप क्या है? लंबे प्राप्त हो रहे थे, और F2PD में सारे पादप यानी लंबे और बौने दोनों प्रकार के पादप दोबारा प्राप्त हो गए। तो इसको इसने मेंडल ने क्या समझाया? पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब वो पृथक्करण का नियम क्या है वो देखो। देखो यहाँ देखो, इस कंडीशन के अंदर दोनों कारक प्रभावी और अप्रभावी साथ साथ रहते हैं। तो आपको इसमें यही लिखना है कि प्रभावी और अप्रभावी कारक साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और युग्मक निर्माण के दौरान दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। देखो बड़ा टी अलग हो गया और छोटा टी अलग हो गया, दोनों कारक पृथक पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और पृथक होने के बाद में देखो एक कारक से एक युग्मक में जाएगा, दूसरा कारक है दूसरे युग्मक, यानी एक कारक के लिए एक युग्मक विशेष होता है, दूसरे कारक के लिए दूसरा युग्मक होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यानी विषम युग्मजीय अवस्था में क्या हो जाएगा? विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी कारक साथ साथ रहते हुए भी, कारक साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, रहते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। और युग्मक निर्माण के दौरान, युग्मक निर्माण के दौरान पृथक पृथक हो जाते हैं। दोनों कारक क्या हो जाते हैं बच्चों? पृथक पृथक हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। और पृथक होने के बाद में एक कारक एक युग्मक में, दूसरा कारक दूसरे युग्मक में, यानी एक हर कारक के लिए युग्मक विशेष होता है, इसलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब जब ये प्रभावित नहीं कर रहा है ना, ये कितने समय रहे ये पौधे के बीज, ये पौधे की जो युग्मनज, ये इसका जो गैमेट, ये युग्मनज जो बन गया ना, बड़ा टी छोटा टी किसी रूप में रहे, वो प्रभावित नहीं होंगे, अलग अलग हो गए देखो दोनों। और फिर बड़ा बड़े के साथ में जा रहा है और बड़ा छोटे के साथ में भी जा रहा है, छोटा इस बड़े वाले के साथ में भी जा रहा है, छोटा इस छोटे के साथ में भी जा रहा है। तो F2PD में चार पादप जो प्राप्त हुए, चार की बात करें, उस चार पादप में कैसे लक्षण दिखे वो इसको आपको ध्यान में देना कि चार पादप कैसे प्राप्त हुए थे।
अब देखो यहाँ F2PD में आपको इस टेबल के नीचे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। F2PD में कितने पादप प्राप्त हुए, यहाँ देखो 4 पादप की बात करें, मेंडल ने जो 4 पादप की बात करी वो करें, उस 4 में से देखो ध्यान से ये पादप कैसा होगा, देखो लंबा, ये पादप कैसा होगा, लंबा, ये पादप भी कैसा होगा, लंबा, ये पादप भी कैसा होगा, लंबा, ये पादप कैसा होगा, बोना। देखो बड़ा टी है तो दोनों ही बड़े हैं तो लंबा होगा ही, एक बड़ा है तो लंबा, इसमें भी एक बड़ा है तो लंबा, ये दोनों छोटे इसलिए ये पादप क्या होगा, बोना। तो देखो ध्यान से 4 में से 3 पादप तो लंबे और 1 पादप क्या हुआ, बोना। 3 पादप क्या हुआ बच्चों, लंबा, और 1 पादप क्या हुआ, बोना। तो मेंडल को F2 एक संकरण की F2PD के अंदर ये पहला अनुपात प्राप्त हुआ। बाहर से देखने पर एक्सटर्नल अपीयरेंस जो देखे उन प्लांट्स के, तो उसमें 3 तो क्या है, लंबे हैं और 1 पादप क्या है, बोना है। ये देखने पर हुआ, इसलिए इस अनुपात को लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं, ठीक है। आपको इसके नीचे लिखना है कि यहाँ लिखेंगे लक्षण प्रारूप अनुपात बराबर 3:1, 3 के नीचे लिखेंगे लंबा और 1 के नीचे क्या लिखेंगे, बोना। 4 में से 3 पादप लंबे और 1 पादप कैसा था, बोना प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो लक्षण प्रारूप अनुपात ये प्राप्त हुआ। फिर मेंडल ने क्या देखा, ध्यान से देखो, 3 में से ये देखो, ये पादप जो है ना, ये वाला, ये शुद्ध लंबा है, एक पादप क्या है, शुद्ध लंबा है, यानी दोनों कारक है समयुग्मजीय अवस्था में, ठीक है ना। शुद्ध लंबाई कितना पादप है, 1, ठीक है। फिर ये देखो, ये दोनों एक जैसे, एक बड़ा, इसमें भी एक छोटा है, इसमें एक बड़ा और इसमें एक छोटा। ये जो पादप है वो है अशुद्ध लंबे, अर्थात विषम युग्मजीय लंबे पादप है। क्या है, विषम युग्मजीय लंबे। और ये 4 में से कितने बच्चों, 2। और फिर चौथा पादप देखेंगे, दोनों देखो, दोनों अप्रभावी है, और दोनों जो है अप्रभावी होने के कारण ये पादप क्या हो जाएगा, आपका बोना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोना। तो बोना पादप कितना, 1। तो ये 1:2:1 प्राप्त हुआ, 1:2:1, 1 अनुपात और प्राप्त हुआ, 1:2:1। अब ये किससे, ये इसकी जीन संरचना से, ये इसकी जीनी संरचना है। इस जीनी संरचना के कारण ये जो अनुपात कहलाता है वो कहलाता है जीन प्रारूप अनुपात। क्या कहलाता है बच्चों, जीन प्रारूप अनुपात कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, जीन प्रारूप अनुपात, 1:2:1। क्या कहलाता है ये, जीन प्रारूप यानी जीनी संरचना। तो दोनों ये अनुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन पेपर में अगर ये टॉपिक है तो ये अनुपात हमेशा याद रखिए। ये मेंडलियन अनुपात भी कहलाता है। ये F2PD का प्रथम अनुपात मेंडल को प्राप्त हुआ था। ये लक्षण प्रारूप अनुपात है, एक संकरण का, ध्यान देना, ये किसका है, एक संकरण का, एक संकरण का ये लक्षण प्रारूप अनुपात है। और ये जीन प्रारूप अनुपात है। अलग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षा में भी, और रीट के अंदर या जो भी जहाँ भी ये लगता है, तो ये ध्यान देना है। ये आ गया प्रत्यकरण का नियम। अब इसको लिखोगे कैसे वो देखो। तो प्रत्यकरण के नियम को समझाने के लिए सबसे पहले वही शुरू करेंगे कि 2 शुद्ध प्रभावी और अप्रभावी जन्य के बीच क्रॉस कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता के नियम से सभी पादप अशुद्ध लंबे यानी प्रभावी लक्षण वाले प्रकट होते हैं। यहाँ हम ऊंचाई की बात करें इसलिए लंबा लिख रहे हैं। मेंडल ने F1PD के पादपों में स्वपरागण करा करके F2PD प्राप्त की। F2PD में प्रभावी और अप्रभावी अर्थात लंबे और बोने दोनों प्रकार के पादप प्राप्त हुए। इसे मेंडल ने पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम से समझाया। इस नियम के अनुसार विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी और अप्रभावी कारक साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, और युग्मक निर्माण के दौरान दोनों कारक पृथक पृथक हो जाते हैं, और एक कारक एक युग्मक विशेष में जाता है, इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ये बनाना है आपको आउटलाइन यानी रे डायग्राम बनाना है। ये सारी बातें लिखनी है। F1PD F2PD ये युग्मक है, ये पेरेंटल P यानी पैतृक है, और इसके नीचे आपको एक लक्षण प्रारूप अनुपात यानी 3:1, 3 लंबा 1 बोना, शुद्ध अशुद्ध और बोना, जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1। ओके, तो आज सारे बच्चे 2 नियम मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। कॉपी में ये काम करोगे, याद करोगे, किताब के अंदर दे रखा है, उसके प्रश्न उत्तर करोगे। और फिर आपको मैं एक उदाहरण बता दे रहा हूँ। आपको उदाहरण ये करना है एक और अपने आप, उसका केवल आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम की फ़ोटो भेजेंगे, उसको लिखना नहीं है सिर्फ, ठीक है ना। डायग्राम क्या बनाना है आपको कि आपको ये लेना है गोल बीज जिसके लिए बड़ा R और ये होगा, और साथ में झुर्रीदार बीज वाला पादप लेना है। क्या लेना है, झुर्रीदार बीज वाला पादप लेना है, जिसको हम छोटे r से दर्शाते हैं। उसके लिए आपको पहला नियम और दूसरा नियम दोनों के ये वाले चित्र बनाने, ठीक है ना, इस उदाहरण को लेते हुए।
बिना देख के बनाना है और उसकी फ़ोटो मेरे पास सेंड करनी है, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपनी इसका तीसरा नियम करते हुए इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो।